हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम जीआईसी प्रवक्ता और आश्रम पद्धति प्रवक्ता के मुख्य परीक्षा जिसके अंतर्गत सामान्य हिंदी और निबंध वाले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आज मैं एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक मॉडल पेपर जो जिसमें कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है और शुरू से लेकर के किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर बन सकता है उसे पूरी तरीके से सारे टॉपिक को कवर किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें तभी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि सामान्य हिंदी और निबंध के लिए जो समय दिया गया है वो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, जिसका पूर्णांक होगा 100 अंकों का। प्रथम खंड में सामान्य हिंदी करना है जिसके लिए निर्धारित अंक 50 अंक होंगे आपके। और द्वितीय खंड इसी के अंतर्गत आपको निबंध वाला पार्ट करना होगा और इसके लिए भी 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। इससे संबंधित जो है मैं पूरा का पूरा एक मॉडल पेपर बनाया हूं। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, समझ लिया, तो निश्चित तौर पर आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाएगा आपका जीआईसी का पेपर किस तरीके से आने वाला है। क्योंकि अभी तक कोई भी जीआईसी मेंस इस पैटर्न पर नहीं हुआ है। ये पहली बार इस तरीके से संपन्न कराया जा रहा है, तो आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और बाद में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी स्टूडेंट, चाहे वो जीआईसी का पेपर दे रहा हो मेंस या फिर आश्रम पद्धति, दोनों का सेम सिलेबस है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्रश्न संख्या 2 से प्रारंभ किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंतर्गत आपका पूरा गद्यांश वाला पार्ट आता है ना। और गद्यांश को ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब में ही। जीआईसी मेंस करके प्ले लिस्ट है, वहां पर आपको ये मिल जाए, जिसके अंतर्गत मैंने बताया है कि संक्षेपण क्या है, किस तरीके से संक्षेपण वाले पार्ट को करना है, शीर्षक कैसे खोजते हैं, कैसे पता चलेगा शीर्षक के बारे में, जिसमें अंडरलाइन दिया होता है उन्हें किस तरीके से हल करते हैं, पूरा सब कुछ बताया हुआ है। तो इसलिए प्रश्न संख्या जो 1 आपका होगा वो होगा गद्यांश का। उसके आगे प्रश्न संख्या 2 यानी जो दूसरा क्वेश्चन होगा, वहां से मैंने पूरा पेपर बनाया हुआ है। आप आराम से जो है क्वेश्चन को समझते हुए आगे चलेंगे हम लोग, और अच्छी तरीके से वीडियो को समझें, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बताने भी वाला हूं यहाँ पर। तो लास्ट तक जरूर देखें। देखिए पहले क्वेश्चन में यानी दूसरे नंबर पे दिया है उर्मी, अक, द्विज और लहर के तीन तीन अनेकार्थी शब्द लिखे। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए बाकायदे मैंने अंक भी निर्धारित किए हैं। 2 अंक इसके लिए आपको मिलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो है ये 50 अंक का है। आपका हिंदी वाला बात पार्ट चल रहा है अभी ये। ठीक है, तो पूरे को जो है इस तरीके से मैंने बांटा है कि आपका पूर्णांक 50 हो। और सभी के सभी लगभग 20 टॉपिक हैं आपके हिंदी में, वो सभी के सभी मैंने कवर किए इस पेपर के अंतर्गत। ये किस तरीके से लिखेंगे आप। और अच्छा, एक चीज और बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद में, इस पेपर को देखने के बाद में आपको अपनी तैयारी का भी अंदाजा हो जाए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है या फिर कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। भारी डिमांड थी आप लोगों की, इस वजह से मैं पेपर लेकर के आया हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए दिया है उर्मी, अक, द्विज, लहर के तीन तीन अनेकार्थ। अब इसे कैसे लिखेंगे आप, आपको पता है सारी चीजें। तो इसमें जो है जब आंसर लिखेंगे तो इसी के नीचे आयोग में क्या होता है, जो क्वेश्चन दिया होता है, ऐसे क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे फिर जितने क्वेश्चन के लिए स्पेस की आवश्यकता होती है उतना यहाँ पर नीचे स्पेस दिया होगा। ठीक है, तो उसी स्पेस के अंतर्गत आपको लिखना होगा। यहाँ पे आपको ऐसे करके उर्मी लिखना है। ठीक है, फिर इसी के नीचे अक लिखना है। और तीन तीन इसके कह रहा, एक दो तीन, तीन तीन जो है अनेकार्थी शब्द लिखने हैं। इस तरीके से ही लिखने का भी पैटर्न देखो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार मेंस दे रहा हूँ तो मुझे पता है किस तरीके से चीजें होती हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से देना है। द्विज, लहर, इसी तरीके से चारों चीजें लिखेंगे और तीन तीन आप जो है ऐसे करके यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे। कोशिश करें जो उर्मी लिखा है, अक लिखा है, द्विज लिखा है, लहर लिखा है, इन्हें जो है ब्लैक पेन से यहाँ पर लिखें। और ब्लैक पेन से ऐसे डैश लगा के, इस तरीके से एरो लगा करके ब्लू पेन से आप तीन तीन सभी के जो है आंसर लिखें। ये अच्छा तरीका होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखें, स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है,
क्योंकि बिल्कुल ये मान के चलो कि पीसीएस पैटर्न पे आपका ये पूरा का पूरा पेपर होने जा रहा है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। जी हाँ, विलोम शब्द, ठीक है, पल्लवन, परिग्रहित, युयुत्सा, महिमा। ठीक, इसे भी इसी तरीके से यहाँ पर स्पेस दिया होगा इसी के नीचे, तो आप ऐसे ही हेडिंग डालेंगे, पल्लवन, ब्लैक पेन से ऐसे, और आगे जो है लिखना है। वो ये भी पूछ सकता है कि कितने कितने, सॉरी जो है विलोम तो एक ही होगा, एक एक लिखने हैं, तो इस तरीके से आप बना के लिख लेंगे। लेकिन जैसे पर्यायवाची वगैरह होते हैं वहां पे पूछ लेता है। जैसे अगला क्वेश्चन है, ये रहा कि निम्न शब्दों की तीन तीन पर्यायवाची, जहां पे शब्द, इन सब चीजों का विशेष महत्व होता है दोस्तों, याद रखना। अब उसने कहा है कि तीन तीन, तो तीन ही देने हैं, चार नहीं करना और दो नहीं करना, इन सबके मार्क्स कटते हैं। तीन तीन पर्यायवाची, श्रेष्ठ, आहार, उत्सव, तालाब। इस तरीके से फिर से आप उसी तरीके से ब्लैक पेन से लिखेंगे और आगे तीन तीन ये इस तरीके से शब्द लिख देंगे पर्यायवाची। फटाफट लिखना है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। प्रश्न संख्या 5, निम्न शब्दों के तत्सम शब्द लिखने हैं। ठीक है, तद्भव दिए हैं यानी कि, तो तद्भव का तत्सम पूछा गया है। तद्भव तत्सम का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अपलोड है, देख सकते हैं, इंपोर्टेंट। गुफा, गेंद, बखान और परिवार, ये चार शब्द दिए हैं और चारों को उसी तरीके से लिख के उसके आगे डैश लगा के ऐसे जो भी आपको आपका आंसर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है कि निम्न शब्द जो है किस विदेशी भाषा से लिए गए। ये भी मैंने सिर्फ वही टॉपिक कवर किए हैं जो आपके सिलेबस में, एक सिर्फ मॉडल पेपर मैंने बनाया है, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम यही पेपर आएगा, है ना, या यही आएंगे, कुछ भी आ सकता है। मैंने एक तरीका बताया, बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एक अगर मॉडल पेपर बन जाता, क्योंकि आज तक जो है कभी इस पैटर्न पर जीआईसी मेंस हुआ नहीं, तो मैंने कहा ठीक है बना देता हूँ, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी चीजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। सबके आगे मैंने मार्किंग भी की है, कितने का क्या नंबर बैठेगा इस तरीके से। और याद रखना, आप आयोग का पेपर देने जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक को छोड़ेगा नहीं, हर हर जो सिलेबस में दिया है, पंचमेल खिचड़ी वाला सिलेबस है, कुछ नहीं छोड़ रखा, जनरल कंपटीशन वाला पूरा का पूरा सिलेबस है जिसमें ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक होता था, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव रूप में लिखना है जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। कोई ऑब्जेक्टिव का चक्कर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज भी बहुत से स्टूडेंट ये मान के चल रहे हैं कि निशान लगाने होंगे, गोले भरने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपको लिखना है। अब ये वाला मॉडल पेपर देखने के बाद में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी टाइप के जो है लगातार वीडियो में लाता रहता हूँ। चलिए, देसी शब्द से लिए गए हैं, वो शब्द आपको चुनने हैं कि कौन सा शब्द जो है किस भाषा का है। जैसे सुरंग है मान लीजिए, तो आप सुरंग लिखेंगे ऐसे, इसके बाद एरो लगा देंगे, आगे जो भी आपके समझ में आ रहा है, जो आपको आंसर लग रहा है वो आप लिख देंगे। आलपिन है, ठीक है, माचिस है, दुनिया है, इस तरीके से जो है आप इसके आगे लिख देंगे। मान लीजिए दुनिया, अरबी या फारसी आपको लग रहा है तो आप क्या लिख देंगे, फारसी। हाँ, तो समझ में आ गया, ऐसे आपको करना है। और ये सारी चीजें मेरे नोट्स में ये आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों ने मेरे से नोट्स लिए हैं, पूरा कोर्स लिया है, उन्हें पूरा का पूरा ये सब कुछ मिल जाएगा। अच्छे से आप लोग तैयारी करें, और आप कहेंगे तो दो चार मॉडल पेपर मैं इसी टाइप के बना करके अपलोड कर दूंगा जिससे आपको हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट है, देखिए, विसर्ग संधि की परिभाषा देते हुए कोई चार उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। अब यहाँ पे पूछा गया है विसर्ग संधि की परिभाषा। बहुत से स्टूडेंट क्या है, हिंदी को बहुत हल्के में लेके चल रहे हैं कि यार हिंदी में होता क्या है, हमने हाई स्कूल में पढ़ा, इंटर में पढ़ा, है ना, हर जगह हिंदी तो है, डेली हम लोग हिंदी का यूज करते हैं। गलत सोच। जिस टाइम आयोग का पेपर आता है आपके सामने, वहाँ अच्छी अच्छी भाषा जो है का ज्ञाता भी, वो भी अपने आप को नतमस्तक पाता है, चाहे वो इंग्लिश वाला हो या हिंदी वाला हो या कोई सा भी, या उर्दू वाला। लगता है हमें कि हमने बहुत अच्छी तैयारी है, क्या हिंदी में कुछ नहीं है, लेकिन जब पेपर देने वहां पर एग्जाम हॉल में बैठते हैं और आयोग ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन उठा के लाता है कि सब कुछ ऊपर से जब जाता है ना, तब समझ में आता है कि वाकई में यार, काश हमने अच्छी तरीके से इसे हल्के में न लेकर के डीपली तैयारी की होती, तो शायद हमारा भी सिलेक्शन हो गया। वही चीज दोस्तों मैं निरंतर बताता रहता हूँ कि समय बहुत है। देखिए, एक एक महीना से ज्यादा का टाइम मिल गया आपको, अदरवाइज आज जो है 6 फरवरी है, आज के ही दिन आपका ये पेपर होना था, ये बढ़ करके मार्च में चला गया। अच्छा खासा आपका आपको जो है टाइम मिल गया।
तो अच्छे से आप तैयारी करें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, विसर्ग संधि हेडिंग डालनी है। उसके बाद इसकी जो है परिभाषा देनी है। परिभाषा देने के बाद में 4 उदाहरण भी देने हैं जो कि विसर्ग संधि से ही होंगे। इस तरीके की तैयारी करनी है आपको। ये है हिंदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि नरेंद्र सदैव दिव्यागमन पित्रादेश में कौन सी संधि है। अब आप अपनी तैयारी का खुद आकलन करें, है ना, कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। और हिंदी में बता दूं कि 40 से कम अगर मार्क्स रह गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे पता है सब्जेक्ट में अच्छे खासे सभी जो भी यहाँ तक पहुंचा है वो अच्छे, ये मान के चलो कि ग्रैंड मास्टर ही है अपने सब्जेक्ट का। तो वहां तो एवरेज मार्क्स या तो सभी के आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लीड ले सकते हैं 40+ का। और उसी के लिए मैंने पूरी जो है पूरी की पूरी हिंदी की पूरी क्लास गूगल मीट पे चलाई हुई थी, और उसके मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो भी है, क्लासेस भी हैं, साथ ही साथ नोट्स भी हैं पीडीएफ के रूप में। अगर आपको मान लीजिए आवश्यकता है, आप लेना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है 9997123632। इसमें आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। कॉल संभव नहीं हो पाती तो आपको नोट्स और ये वीडियो के लिंक जो है ये आपको प्रोवाइड कर दी। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा। अगला क्वेश्चन है कि समास की परिभाषा देते हुए उसके प्रकारों का उल्लेख करें या नाम बताओ। अब समास की सबसे पहले आपको परिभाषा देनी है कि समास होता क्या है। उसके बाद में कितने प्रकार के हैं उनके नाम भी बताने हैं। जैसे सभी को पता है कि भाई समास 6 प्रकार के हैं, तो 6 के 6 वो नाम भी आपको बताने हैं। उसके लिए आपके निर्धारित अंक सामने होंगे। अगर आपने आधा सिर्फ परिभाषा दे दिया और एक भी 6 में से 4 के नाम लिख दिए, 2 के नहीं लिख पाए, तो वहां भी आपके मार्क्स कटेंगे। और हिंदी में शुद्धता, शब्दों की शुद्धता, वर्णों की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाएगा, ये आप याद रखें। अगर आपने गलती की या फिर जो वर्ण है इनमें आप किसी तरीके का मिस्टेक करते हैं लिखने में, वर्तनी में, तो उसके भी मार्क्स कटते हैं। इस चीज पर आप इसे ध्यान दें। तो अभी अच्छा खासा टाइम है, चाहे तो सुधार सकते हैं और 40+ का टारगेट लेकर के आप मान करके चल सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, गिरधर पापा पाप अठन्नी अधपका में कौन सा समास है। इसे ऐसे ही लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आपने लिख दिया गिरधर, ऐसे करके ब्लैक पेन से आगे लिखेंगे कि कौन सा समास है। मान लीजिए बहुव्रीहि समास है तो आप इस तरीके से लिख देंगे। कर्मधारय है तो कर्मधारय लिख देंगे। तत्पुरुष है तो तत्पुरुष लिख देंगे, जो भी आपका आंसर है। ठीक है, उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। समास के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतनी बेहतरीन ट्रिक संधि समास के लिए मैंने अपने वीडियो में जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, इतनी बेहतरीन की कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। किसी भी तरीके का समास या संधि वाला या कुछ भी हिंदी में आ जाए, अगर मेरे वीडियो या जिन लोगों ने मेरे से पढ़ाई की है, लेक्चर लिए हैं, उनका कुछ भी नहीं छूटेगा बहुत अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने मेरे से किया है, इसमें से एक भी गलत नहीं होगा, सबके सब करेंगे और सही होंगे। इसी तरीके से आप लोगों को भी तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन संख्या 11, धातु की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित उसके प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये जो टॉपिक है आपका, ये किस क्षेत्र से है? ये है दोस्तों क्रिया वाला टॉपिक। क्रिया वाला आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट वो ये पूछे कि क्रिया, क्योंकि क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, ये जो ऐसे शब्द है ना, ये हाई स्कूल से नहीं बल्कि छठी सातवीं से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, अरे है क्या, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। आप आयोग का पेपर देने जा रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है, सब कुछ चीजें थोड़ा सा हट के पूछी जाए। डायरेक्ट क्रिया ना पूछ करके मैंने यहाँ पर धातु की परिभाषा पूछी, जो कि क्रिया वाला ही पार्ट। अब धातु है क्या, उसके उदाहरण भी देने हैं, और धातु कितने प्रकार की होती है वो भी बताना है। ये है हिंदी, इस तरीके की आपको तैयारी करनी है। वीडियो लेक्चर में मैंने और अपने नोट्स में ये सारी चीजें कवर की। दोस्तों, इस पेपर को देखने के बाद में आप आराम से जो है इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम में मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, वहां से देख करके और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर अपना आकलन खुद करें कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, क्या मैं 30 तक भी पहुंच पा रहा हूं हिंदी में। जबकि मैंने बताया है कि भाई 40+ हर हाल में होने चाहिए हिंदी में, और वही हाल एसए में भी है। अगर 40+ है
तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए ये हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लुंठित व्यंजन की परिभाषा और उसकी उदाहरण। व्यंजन वर्णमाला वाला टॉपिक पूरा है आपके सिलेबस में, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा है लुंठित व्यंजन क्या होता है, ठीक है, इसकी पूरी परिभाषा देनी होगी और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देना है, यानी उदाहरण भी देना है, 2 नंबर का। अब लुंठित व्यंजन क्या है, जल्दी किसी किताब में नहीं मिलते ऐसे, और आयोग जो है इसी टाइप के क्वेश्चन लेकर के आता है। अगर इस टाइप की हिंदी है आपकी और तैयारी है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक आप 40+ आपके जरूर आए। तो आप खुद अपनी पढ़ाई का आकलन करें कि आखिरकार किस तरीके की मेरी तैयारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब जिसने डीपली व्यंजन पढ़ा है, स्वर व्यंजन शब्द है ना, वही कर पाएगा क्वेश्चन। बहुत से बोलते हैं अरे व्यंजन में क्या है, लो जी ये व्यंजन ही तो है, का खा गा, यही तो है व्यंजन, अब क्या क्या करना है बताओ। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन वो जमाना चला गया, ये प्राइमरी में पढ़ते हैं हम लोग। आप जीआईसी एक तरीके से मान के चलो कि अगर पीसीएस के एग्जाम में 4800 की गेट पे की अगर कोई पोस्ट लेने जा रहे हैं तो गस्टेड पोस्ट हो जाती है, राजपत्रित अधिकारी की तरह। और इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आयोग आपसे ये उम्मीद नहीं करेगा कि निम्न में से जो है कौन सा व्यंजन नहीं है, व्यंजन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने सारा सिलेबस कवर किया है इस वीडियो के अंतर्गत। अब जो अगला टॉपिक है वो विराम चिन्हों से संबंधित है और ये भी आपके सिलेबस में। पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस कह रहा है कि किसी वाक्य में कर्ता कर्म तथा क्रिया का प्रयोग किस प्रकार होगा, कौन से वाक्य कौन से काल के हैं या काल में है, आदि बातों का ज्ञान अनुवादक को व्याकरण द्वारा होता है। अब यहां तक है, ठीक है। ये फिर आगे डैश डैश करके वो पूछेगा कि विराम चिन्हों का प्रयोग करो। अब इसे किस तरीके से हल करना है दोस्तों, अच्छी तरीके से आप समझ लें। इसी तरीके की 2 या 3 लाइन की एक पंक्तियां दी हुई होंगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे समाहित की। अब ये तो क्वेश्चन दिया है, फिर नीचे आपको इसी तरीके से स्पेस दिया होगा, उतना स्पेस जितना कि इसके लिए आवश्यक है। मैंने बताया आपको पूरा का पूरा इसी तरीके से अपने हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर सेम इसी तरीके से, किसी वाक्य में कर्ता, ठीक है, कर्ता, आपको लगता है कि यहाँ कॉमा की आवश्यकता है, लगना चाहिए, तो आप ऐसे लिखें कर्ता कर्म तथा, तो ये हमने देखिए एक विराम चिन्ह लगाया है ना, क्योंकि यहाँ लगेगा। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने आप देखेंगे। कौन से वाक्य में, कौन से वाक्य, कौन, यहाँ भी कुछ होगा, कौन से काल में है, यहाँ भी कुछ होगा, आदि बातों का ज्ञान अनुवादक को व्याकरण द्वारा होना है, यहाँ पूर्ण विराम हो गया तो सभी को पता है ना। तो इस तरीके से कौन से विराम चिन्हों का कहाँ पे क्या प्रयोग करना है, इसका भी मैंने अपने वीडियो लेक्चर में पूरी तरीके से कवर कराया है, बहुत आसान तरीके से। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसे देखें, लेकिन मैंने सिर्फ एक मॉडल बताया कि आप यहाँ पर इस तरीके से लिख करके और पूरा पूरा का पूरा यहाँ तक आप लिखेंगे अपनी हैंड राइटिंग में, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ये तरीका होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद उदाहरण सहित बता। अब देखिए शब्द वाला टॉपिक भी दिया हुआ है, शब्द के भेद या शब्द भेद, इस तरीके से। तो पूछा है कि बनावट के आधार पर, यानी संरचना के आधार पर, संरचना दे सकता है या बनावट दे सकता है। तो इस तरीके से आपको आपको पूरी तरीके से बताना है और उदाहरण भी देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन संख्या 16 जो है वो कह रहा है कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं तथा उदाहरण देकर समझाइए। सब 2-2 नंबर। अब संयुक्त वाक्य है ना, जैसे 3 टाइप के होते हैं ना, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इस तरीके से। फिर होता है संयुक्त वाक्य, तो वो पूछ रहा है संयुक्त वाक्य क्या हो, इसकी पूरी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण भी देंगे। ये है तैयारी, और इस तरीके से अगर आपने तैयार कर रखा है हिंदी तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरे नोट्स और उसमें जो है सारी चीजें मैंने तो पूरा कवर किया हुआ है, जिसमें सबका तरीका बताया है कि किस तरीके से किसे करना होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते, पता नहीं लाइक करने में कोई किसी तरह कोई खर्च नहीं है, कुछ नहीं है,
फिर भी ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और मान लीजिए कंप्लीट कोर्स या नोट्स चाहिए तो 9997123632 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप सेव कर लें, बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 17, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ एवं प्रयोग। दोस्तों लोकोक्ति और मुहावरे वाला भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, मैंने जितना सिलेबस में दिया है जो जो टॉपिक सभी को कवर किया है, ताकि आपको एक एक बेसिक आकलन या आंकड़ा का पता चल जाए कि किस तरीके से आखिरकार आपका पेपर आ सकता है। अब यहाँ पे दिया है, देखिए, अक्ल का पुतला, अगर मगर करना, ये 4 दिए हुए हैं और इसमें किस तरीके से हल करेंगे, इसे इसी तरीके से ब्लू पेन से लिखेंगे और बराबर करके इसका सबसे पहले अर्थ लिखेंगे, फिर नीचे लाइन से लिखेंगे वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग करके फिर आगे जो भी आपको जो है प्रयोग करना है वो लिख देंगे ऐसे करके। ये इसका तरीका होता है मुहावरा या लोकोक्ति लिखने का। पहले अर्थ, यहाँ पर जो है अर्थ और नीचे प्रयोग, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका लोकोक्ति और मुहावरे वाली। आगे बात करते हैं, ये टॉपिक भी दिया हुआ है, चाहे जीआईसी वाला हो या फिर आश्रम पद्धति वाला, दोनों का सेम सिलेबस है, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में अवधि एवं ब्रज भाषा क्षेत्र वाले जिलों के नाम बताओ। उत्तर प्रदेश की बोलियां दिया हुआ है ना, आपने पढ़ा होगा सिलेबस में। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि जो अवधि वाला क्षेत्र पूछा है, या फिर दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और किस तरीके से पूछा जा सकता है वो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया, लाइक किया और कमेंट किया, तो निश्चित तौर पर मैं अगला वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें कि एक नहीं बल्कि 4-6 बना दूंगा मॉडल पेपर, जिसमें हर टाइप की चीज़ें समाहित कर दूंगा कि जिससे किसी तरीके की दिक्कत ना हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया है, अब जैसे बोलियों वाले से 10 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए यही है पहला, पहले में मैंने ये बताया कि अवधी भाषा और ब्रज भाषा क्षेत्र के जिलों के नाम बताए। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अवधी भाषा की ऐतिहासिक व्याख्या करें और इसके क्षेत्र बताएं, ये भी हो सकता है। इसी तरीके से ब्रज भाषा का दे सकता है, किसी एक भाषा का ही दे सकता है, बुंदेलखंडी दे सकता है, यहाँ पर भोजपुरी दे सकता है, क्योंकि ये सारी भाषाएं जो है यूपी में जो बोलियां हैं ये बोली जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मैंने तो एक मॉडल बताया। चलिए अब आगे जो है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि निम्न वाक्यों को, जी हाँ दोस्तों, यानी सभी जो सेंटेंस लिखे हैं, वाक्य लिखे हैं, उनमें एरर है, गलतियां हैं, इन्हें शुद्ध करके अगली लाइन से हमें लिखना होता है। जैसे ये है, मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ। अब इसमें आपको लगता है कि भाई कहाँ पर गलती हो सकती है, ठीक से यहाँ पर देखिए, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन होता है ये, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। कई बार तो ऐसा होता है कि सेंटेंस में किसी तरीके की गलती ही नहीं होती, वो दे देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें उस सेंटेंस को वैसे ही उतार के रख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, नीचे उसी तरीके से स्पेस दिया रहेगा, हम यहाँ डालेंगे आ नंबर, यानी क्वेश्चन वो तो पड़ा ही है आ नंबर, और यहाँ इस तरीके से आगे लिखेंगे मैं, और कई बार ऐसे लिख देता है, देखो ध्यान दें, मैं करके, मैं पढ़ने का है कुछ इस तरीके से। बहुत छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको बताऊंगा इसके इस टॉपिक के अंतर्गत, जो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी सारी चीजें बताई हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि मैं लिखा है, देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक की है। अगर वो ऐसे कर दे कि मैं पढ़ने, इस तरीके से दे दिया, तो एरर तो यही मिल गया हमें, क्योंकि यहाँ पर जब तक मैं में बिंदु नहीं होगा तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, और जब तक इसमें उच्छिप्त नहीं लगेगा ये, तब तक जो है ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ये चीज विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक से देख, पढ़ते समय जो है अच्छे से देखें कि मैं के ऊपर बिंदु है नहीं, बिल्कुल है, मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ, यानी ठीक है, यहाँ तक सही है। बस अब दूसरी गलती हमें ये पहचाननी है कि क्या ये सेंटेंस सही है,
व्यायाम का संबंध किस चीज से? एक्सरसाइज, बॉडी से। और यहाँ पढ़ने का तो कोई भाई एक्सरसाइज होता नहीं, व्यायाम होता नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मैं पढ़ने का अभ्यास या प्रयास करता हूँ, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन व्यायाम तो होगा नहीं। तो हमें एरर मिल गया कि यहाँ पे गलती है, बस इसे करना है। उसने एक मोती का हार खरीदा। ठीक से अगर देखें तो क्या कह रहा है, उसने एक मोती का हार खरीदा। एक मोती, ये यहाँ पे हमें पकड़ में आ गया, एक मोती का हार खरीदा। अरे भैया, एक तो हार की बात कर रहा है और इधर कह रहा है एक मोती। एक मोती का हार कैसे हो जाएगा? हार में तो 100 भी मोती लग सकते हैं, 200 भी लग सकती है, 30 भी लग सकते हैं, 50 भी। एक मोती का तो भाई हार हुआ ही नहीं। यानी इस सेंटेंस में इधर उधर करना है हमें। तो हम क्या लिखेंगे कि उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ऐसे कर देंगे। या मोती का एक हार, एक हार संख्या यहाँ आ जाएगी, एक हार खरीदा, ऐसे हो। ठीक, समझ में आ रहा है? एक पानी का गिलास दीजिए। अब कह रहा है एक पानी, पानी पानी कभी ऐसा होता है कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी? यहाँ पे यही कहा, एक पानी का गिलास दीजिए। गलत है सेंटेंस, समझ में आ गया आपको, है ना? तो हम क्या कहेंगे, आगे देखिए। वो विलाप करके रोने लगा। विलाप और रोना दोनों एक ही बात है। वो विलाप करने लगा, ऐसे हो जाए। रोना कई टाइप का होता है। एक तो रोना वो है कि जब किसी को पता ना चले, चुपचाप अकेले में रो लिए। दूसरा ये है कि भाई इतना रोना कि जिससे घर वालों को भी पता चले कि हाँ ये रो रहा है या रो रही है। और जो ये विलाप शब्द है, विलाप का मतलब ये है कि इतनी बुरी तरीके से रोना कि पूरा मोहल्ला ही सुन ले, वो होता है विलाप। तो रोना तो रोने की लास्ट कैटेगरी, सबसे हाईएस्ट लाउडली जो है, वो होता है विलाप। तो रोना तो इसी में आ गया, है ना? तो इसे लिखने की फिर जरूरत ही नहीं है। तो वो विलाप करने लगा, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी दिया हुआ है आपके सिलेबस में। निम्न शब्दों का अर्थ बताना। द्विज, अली, प्रशासन, विलाप, ये चार चीजें दी हैं। आप जो है इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे करके द्विज, ब्लू पेन से, और इसका जो भी अर्थ आपको लगता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने दोस्तों कवर किया। और फिर से कह रहा हूं कि भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दे। वीडियो कैसा लगा उसे जो है कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही साथ टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। अगर आपको हिंदी के कंप्लीट नोट्स और क्लास रिकॉर्डेड वीडियो की आवश्यकता है तो 9997123632 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप मैसेज करेंगे, आपको मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।